गुड मॉर्निंग एमसीएल। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दिग्विजय जीत बहादुर पटेल आपका स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार रेवोल्यूशन टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन एपिसोड नंबर 113 में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों, यह वेबिनार शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यह वेबिनार टेलीविजन प्रसारण की तरह है। आप मुझे देख और सुन सकते हो, मैं आपको देख और सुन नहीं सकता। और साथ ही साथ आप सभी से निवेदन है, अपना इंटरनेट कनेक्शन जांच लें और साथ ही साथ अपने पास एक पानी की बोतल, पेन और नोटपैड रखें ताकि वेबिनार में कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हो तो आप उसे नोट कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं एमसीएल प्रोजेक्ट वीडियो के साथ। प्रकृति हमारे जीवन का मूल है। जैसे वन्य जीव, पेड़ पौधे, जल, भूमि, वायु, मानव, ये सब पर्यावरण का एक भाग है। वैसे ही मैं भी पर्यावरण का एक हिस्सा हूं। कुदरत के वरदान से बना हुआ एक मानवीय आविष्कार हूं। मैं एम कोल हूं, जो पर्यावरण का समतोल बनाए रखने में मदद करता है। एक कोयला पर्यावरण का समतोल कैसे बना सकता है? कोयला स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करता है। कोयला वायु प्रदूषण का कारण बनता है। कोयला प्राकृतिक आवास को नष्ट करता है। फिर कोयला समतोल कैसे बनाएगा? आपके इस सवाल का जवाब मेरे निर्माण के सफर में छुपा हुआ है। यह सफर ऊर्जा में संपूर्णता का है, किसानों में सशक्तिकरण का है, गांव में रोजगार निर्मित का है, देश की आर्थिक उन्नति का है। यह सफर पर्यावरण की रक्षा का है। मेरा यह सफर जैविक खेती से शुरू होता है। नेपियर घास मेरे उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह फसल उगाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती और इसकी फसल मिट्टी को सशक्त बनाती है। फसल पूरी तरह से तैयार होने के बाद उसे नैसर्गिक तरीके से सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसके अंदर पानी की मात्रा और कम करने के लिए घास को छोटे छोटे हिस्सों में काटकर भट्टी की गर्म भाप से गुजारना पड़ता है। भट्टी में किसी भी तरह के ईंधन और लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता। उसमें मेरे ही अंश जलाए जाते हैं, जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता। नेपियर घास भट्टी में अच्छी तरह से सूखने के बाद आखिरी पड़ाव में मुझे वो रूप मिलता है जो मुझे प्रकृति की रक्षा करने की क्षमता देता है। मैं अपने आप पर गर्व महसूस करता हूं कि मैं एक सामान्य कोयला और लकड़ी से बेहतर जलकर कम से कम राख उत्पन्न करता हूं, जिससे मैं पर्यावरण को प्रदूषण और मानव शरीर को हानिकारक बीमारियों से दूर रखता हूं। हाल ही में आईपीसीसी ने मानवता के लिए कोड रेड की घोषणा की है और इस चेतावनी को नजरअंदाज करना हमारी भूल होगी। प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण का साथ देना हमारी जिम्मेदारी है और इसी के लिए मेरा जन्म हुआ है। चलिए अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बेहतर करते हैं। एम कोल का इस्तेमाल करके उन्नति की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। दोस्तों, तो चलिए हम एमसीएल मिशन विजन और एमसीएल की शपथ की ओर बढ़ते हैं। और एमसीएल की शपथ, तो आप सभी से निवेदन है कि आप
अब मेरे साथ अपने मन में दोहराएं। एमसीएल के लिए शपथ। मैं दिग्विजय जीत बहादुर पटेल मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड का सदस्य हूं और अपने पूरे होश और आवाज में अपने हमारे संगठन की मिशन और विजन को हासिल करने के लिए इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं। मैं एमसीएल प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मात और सामाजिक, आर्थिक तथा संस्कृति अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं, संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा और उसके खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं नियोजित आदेशों के पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरीके की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। विजन 2030 तक भारत को ईंधन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य, एमसीएल एक ऐसी मूल श्रृंखला है विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य, नवाचार, कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीके से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद, अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति, यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता, निष्ठा, हम अपने व्यवसाय में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे भले कोई भी आसपास ना हो। हमें जो भी काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर, अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में अपनी प्रगति कर सकें। मानवता, हम अपने व्यवहार में यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता, हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण, एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारी को अपने परिवार के सदस्य और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल ना करें और ना ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितना जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दें। हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहें। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद करें। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बातें ना करें। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह की आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहें। याद रखें, हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार के प्रतिवर्ष कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए
सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहें। समुदाय के साथी सदस्य, कनिष्ठ और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके हाथ आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविकता और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की आवेशना के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के समुदाय के साथी सदस्य पर नजर रखें। यदि आपको कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया करके इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से ना हिचकिचाएं। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाएगा। और दोस्तों, जो हमारे आज के स्पीकर हैं वो ऑल द वे फ्रॉम मुंबई हैं और साथ ही साथ बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई हैं और उन्होंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुंबई से की है और साथ ही साथ डिप्लोमा इन प्लांट एंड मटेरियल्स में हैदराबाद से की है और साथ ही साथ उन्होंने इंडियन आर्मी को कुछ साल सर्व किया है। और बिना किसी देरी के बुलाते हैं आज के अगले स्पीकर मिस्टर राजेश सिंह सर को। ओवर टू यू सर। थैंक यू दिग्विजय पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में पढ़ने। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग एनसीएल। मेरा नाम अभी भी राजेश सिंह, भदोही उत्तर प्रदेश से हूँ और ये मेरा मातृभूमि जिसे कहते हैं वो है, जैसे कि उन्होंने बताया, बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई। और मैं आज के सेशन को आगे बढ़ाऊंगा जो रिवॉल्यूशन टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन, एपिसोड नंबर 113। मैं अपने भारत देश के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारा भारत समृद्ध और संपन्न भारत था और आगे चल के फिर क्या हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे प्राचीन भारत की अगर बात करें तो हमारा भारत विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत की आर्थिक, कृषि और सांस्कृतिक समृद्धि का एक स्वर्ण युग था जो कि अनेकों युगों तक रहा। हम जब 90% सिविलाइजेशन के टाइम की अगर बात करें तो भारत देश लगभग अग्रणी था और पूरे विश्व में इकोनॉमिक क्षेत्र में आगे था। प्राचीन भारत विश्व की सबसे समृद्ध सभ्यताओं में से भी एक था। भारत का विश्व व्यापार में 32% हिस्सा था और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु भी कहा जाता था। भारत की आर्थिक शक्ति, भारत का व्यापार अरब, मिस्र, ग्रीस, रोम, चीन तक फैला हुआ था, या कहें कि पूरे दुनिया में फैला हुआ था। भारत सभी देशों को जो है हर चीजें निर्यात करता था, लेकिन एक ही चीज आयात करता था, वह था सोना। तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, कांची, मथुरा प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र थे। अगर भारत की अगर हम बात करें तो उनकी रीढ़ की हड्डी थी हमारी कृषि। भारतीय किसान भूमि को मां मानते थे और खेती प्राकृतिक और जैविक तरीके से करते थे और हर गांव आत्मनिर्भर थे। यही कारण था कि हमारे भारत के गांव जो है ग्रोथ इंजन जो है उसे कहा जाता था। सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हमारी जो ग्रामीण व्यवस्था थी, ग्राम व्यवस्था थी, जो भारत की आत्मा थी। हर एक गांव में एक छोटी सी अर्थव्यवस्था थी जिसमें से खेती, कुटीर उद्योग, वस्त्र निर्माण सभी चीजें होती थी और ग्राम पंचायतें शासन का आधार थी और ग्राम पंचायतें पूरे जो है शासन को एक व्यवस्थित रूप से एक स्वयंपूर्ण ग्राम के तरह से उसको संभालने का काम करते थे और उस व्यवस्था को बनाए रखते थे। भारत की कलाओं और उद्योगों के बारे में चर्चा करें तो भारत के वस्त्र, रेशम, मसाले, धातु विश्व में प्रसिद्ध थे। सिंधु घाटी की सभ्यता से ही शिल्प और धातु कला बहुत ही विकसित थी, जो उस समय के जो है ना मॉडर्न, बहुत तरीके से मॉडर्न थी। शिक्षा और ज्ञान की अगर बात करें तो भारत हमेशा से जो है इसका केंद्र रहा है। तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है केंद्र थे। भारत गणित, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, दर्शन में भी अग्रणी था। अगर हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की तो लगभग इसमें 300 कमरे थे, 7 बड़े सभागार थे और 9 मंजिला विशालकाय पुस्तकालय था। 300 कमरे थे और लगभग 90 लाख किताबें वहां थी और एक बार में ही लगभग 10,000 विद्यार्थी इसमें जो है पढ़ाई कर सकते थे। भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? क्योंकि कृषि और व्यापार से भारत में सोने की प्रचुर मात्रा थी। विदेशी यात्री भारत की समृद्धता को देखकर चकित रहते थे। हम निष्कर्ष अगर निकालें तो भारत की समृद्धि का मूल कारण था कृषि, ग्राम स्वराज, कुटीर उद्योग और नैतिक जीवन। आज
हमें उसी मॉडल की तरफ लौटना है। अगर कहें जो है ना, जो है लाइन में, तो ग्रामोदय से राष्ट्रोदय की तरफ चलना है। अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी, तो उन्होंने भी यही कहा है कि हम भारत जो बसता है ना, वो हमारे गांव में बसता है। बंद करना फोन में तो पता चले ना मेरे को कि इनके यहाँ से कि अपने यहाँ से। टेक्निकल नेटवर्क इशू के कारण राजेश जी डिस्कनेक्ट हो चुके, नेटवर्क इशू के कारण कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं बुलाता हूं अगले स्पीकर, जिसे हम सब की आंखें तलाशती है और बड़े बेसब्री से वेट करते हैं। तो वेलकम डॉक्टर श्याम गोलब सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू दिग्विजय। थैंक यू राजेश सिंह जी। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलब फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों हमने एक नए पर्व की शुरुआत की है और इस नए पर्व में हमें अपने आप को एक बिजनेस पर्यावरण के रूप में स्थापित करना है। आज जिस परिस्थिति से हम सभी गुजर रहे हैं, हमारे जगह पे कोई संस्था, कोई भी संस्था होती, कोई भी कंपनी होती, तो हर एक का पहली प्राथमिकता यही होती कि हमें पहले अपने अस्तित्व को, अपने आप को एस्टैब्लिश करना है, अपनी छवि को एस्टैब्लिश करना है, एक बिजनेस कॉर्पोरेशन करके खुद को एस्टैब्लिश करना है, ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए ये टेक्निकल लीगल चीजों से हमेशा दूर रहे और अपनी चीजों के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर फोकस कर पाए। दोस्तों हमारी भी यही प्राथमिकता है, यही प्रायोरिटी है कि हम एनसीएल को एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके स्थापित करें। मिराकल इन्फ्लुएंस लिमिटेड एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में काम करती है, जो सस्टेनेबल ईंधन, सस्टेनेबल फूड और सस्टेनेबल चीजें बनाती है और बेचती है। उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और उनकी अपनी मार्केटिंग की यंत्रणा है और उनका ये रिपोर्ट कार्ड है, इतना इन्होंने प्रॉफिट किया, इतना इन्होंने टर्नओवर किया। तो एक अच्छे रिपोर्ट कार्ड के साथ हमें अपने आप को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके एस्टैब्लिश करना है। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा पर्पस, हमारा मिशन, कारण जिसकी वजह से हमने इस संस्था की शुरुआत की, और वो पर्पस और लक्ष्य यह है कि हमें मिलके अपने धरती माँ की रक्षा करनी, हमें मिलके इस दुनिया को इस ग्लोबल वार्मिंग से दूर करना है, इस संकट को हटाना है। और अगर उस लक्ष्य के बारे में अगर हम बात करें, उस पर्पस के बारे में अगर हम बात करें, तो आज परिस्थिति इतनी चिंताजनक बन चुकी है। यानी हम अपनी बात करते हैं और समझते हैं कि एमसीएल की परिस्थिति आज थोड़ी सी कठिन है, लेकिन उससे भी कई ज्यादा कठिन, उससे भी कई ज्यादा चिंताजनक अगर किसी की परिस्थिति है तो आज पर्यावरण की है। और ये परिस्थिति इतनी खराब है कि हमें इसको बदलने के लिए, हमारे धरती माँ को, हमारे पर्यावरण को इससे बचाने के लिए हमें क्रांति ही करनी पड़ेगी, क्रांति ही करनी पड़ेगी, आंदोलन से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। अभी क्रांति और आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि हमें मोर्चे निकालने हैं, जुलूस निकालने हैं, नहीं। बिजनेस तो हमें सिर्फ बिजनेस ही करना है, बाकी दूसरा कुछ नहीं करना है। लेकिन बिजनेस अभी करना है एक आंदोलन जैसा, बिजनेस अभी करना है क्रांति जैसा, बिजनेस अभी करना है जो थोड़े समय में बहुत ज्यादा बिजनेस करना होगा, और तब जाके हम दुनिया को, पर्यावरण को इस संकट से दूर कर पाएंगे। दोस्तों बिजनेस करके हमें दुनिया को यह बताना है, ये दिखाना है कि जो भी चीज आज इस तेल से बन रही है, वो हर चीज को हम रिप्लेस कर सकते हैं ऐसी चीजों के साथ जो खेतों से आएगी, जो हमारी जरूरतों का बहुत बेहतर तरीके से ख्याल रखेगी, लेकिन उसके साथ साथ वो हमारे इस पर्यावरण का, धरती माँ का भी ख्याल रखेगी। दोस्तों ये जो पूरी दुनिया की आज की अर्थव्यवस्था है, ये पूरी तेल आधारित अर्थव्यवस्था है, और उसको पूरी तरह से मिटा के, एलिमिनेट करके हमें हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की शुरुआत करनी होगी, और तब जाके हम इस दुनिया को फिर से सस्टेनेबिलिटी की राह पर लेके जाएंगे।
ऐसी व्यवस्था की जहां हर कोई चीज जब बनेगी उसके लिए रॉ मटेरियल हमारा किसान तैयार करेगा और वो खेतों से आएगा। और दोस्तों इसी की शुरुआत इस साल करनी है, और शुरुआत इस तरीके से करनी है कि एक आंदोलन की शुरुआत, इस दुनिया को बचाने की शुरुआत इस साल से। और दोस्तों हमने अगर इतना सब कुछ प्लान किया है तो उसका बेसिस है, उसका फाउंडेशन है फंडिंग। हमने इसके लिए पूरी फंडिंग की व्यवस्था की है। हमने व्यवस्था की है फंडिंग की कि हम अपने परिवार के हर एक उद्योजक के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत कर पाए। हर एमवीपी के लेवल पे, हर एमएसएस के लेवल पे, हर एमपीओ के लेवल पे हमें बिजनेस की शुरुआत करनी है, जिसपे कम से कम 200 एमकोल प्रोजेक्ट और 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट। और इन सब के लिए हमने फंडिंग की व्यवस्था की है। उसी के ही बेस के ऊपर इतना ये बिजनेस ब्लूप्रिंट, ये रोड मैप बनाया है। और दोस्तों ये फंडिंग की व्यवस्था ऐसी है ना कि ये हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके आने वाले दिनों में हमें फंडिंग की तरफ कोई भी कुछ देखने के लिए या कुछ उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह से फंडिंग की व्यवस्था हमने की है। ये फंडिंग यानी बेसिकली एक डेट है, ये कर्जा है जो मेहनत करके काम करके हमें चुकाना है। लेकिन जो संस्था है इससे जुड़ी हुई है वो इतनी बड़ी संस्थाएं हैं, और उनको सिर्फ हमें इस फंडिंग के साथ जो भी हमने कमिटमेंट किए हैं, जो भी वादा किया है, वो उनको करके दिखाना है। और एक बार ये होने के बाद हमें कभी भी फंडिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। उसका कारण है कि आज जिस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, आज सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में, ये रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है, ये सेक्टर दुनिया के सबसे बड़े सेक्टर बन चुके हैं। इन सेक्टरों में सबसे ज्यादा निवेश आज की तारीख में हो रहा है। और एक बार हमने अपने बिजनेस से, अपने कार्यों द्वारा इन चीजों को सामने रखा तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, हमें इसकी तरफ देखना ही नहीं है। आज हमारे परिवार में जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, वो सिर्फ फंडिंग की वजह से चल रही है। लेकिन दोस्तों कुछ ही दिनों में ये फंडिंग आपके सामने रहेगी और ये इशू हमेशा के लिए मिट जाएगी। ये दिवाली हम सब के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए, हमारे पूरे एमसीएल के लिए खुशमय दिवाली होगी। और आने वाले दिनों में हम सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करेंगे और वो है व्यापार, वो है बिजनेस। दोस्तों लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि आज पर्यावरण की, इस धरती माँ की परिस्थिति बहुत 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 ज्यादा चिंताजनक है। दोस्तों आज से 5 से 6 साल पहले यानी 2020-21 में आईपीसीसी, यूनाइटेड नेशन की जो आईपीसीसी संस्था है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इन्होंने दुनिया के सामने जो रिपोर्ट रखा था, उस रिपोर्ट का सामने उन्होंने साफ साफ शब्दों में रखा था कि आज ये दुनिया के लिए कोड रेड है। कोड रेड का मतलब है अतिशय अतिशय इमरजेंसी या अतिशय डिफिकल्ट ऐसी सिचुएशन। उन्होंने दुनिया के सामने रखा कि आज पर्यावरण, पूरी दुनिया एक बहुत ही ज्यादा खतरे में है, जैसे हम किसी आईसीयू में होते इस तरह से। और इसके लिए सभी ने मिलकर काम करना चाहिए दोस्तों। लेकिन वो रिपोर्ट के बाद, रिपोर्ट के ऊपर लोगों ने कितना अमल किया, कितना भरोसा रखा, वो अलग बात है। लेकिन आज 2024-25 में हम देख रहे हैं कि ये एक्चुअली हमारे आंखों के सामने हो रहा है। और ये बात ये नहीं कि सिर्फ भारत में हो रहा है, पूरी दुनिया में चीजें हो रही है। पूरी दुनिया में पर्यावरण को लेकर परिस्थिति इतनी चिंताजनक हो गई है। और ताज्जुब तो इस बात का लगता है, चिंता तो इस बात की लगती है कि जिस तरीके से ये महाभयंकर ऐसा संकट बढ़ रहा है, उस लेवल में, उस प्रोपोर्शन में कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी, कोई भी देश काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भले ही आपने उस टाइम उस रिपोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं रखा, लेकिन सब चीजें आज तो आपके सामने है, लेकिन उस प्रोपोर्शन में कोई उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। या उसके बावजूद इसके उल्टा तो यह है कि जो लोग, जो कंपनियां, जो देश इसके लिए जिम्मेदार है, वो तो अपने बिजनेसेस इस तरीके से कर रहा है कि मानो कुछ हो ही नहीं रहा। दोस्तों ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। इनफैक्ट जिस तरह से हमारे देश के लिए भारतीय हवामान विभाग है, उस तरह से पूरी दुनिया के लिए एक विभाग है जो पूरे दुनिया का हवामान, मौसम का ख्याल रखता है। ख्याल इन सेंस रिकॉर्डिंग रखता है। वो उस संस्था का नाम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ये जागतिक हवामान या मौसम का जो संस्था है, इस संस्था के दुनिया के 192 इतने देश जुड़े हुए हैं। तो इन सभी देशों को इन हवामान के या मौसम हम जिसे कह सकते हैं, तो उसके लिए जो प्रेडिक्शंस है, उसकी जो रिकॉर्डिंग है, या आने वाली चीजों के बारे में जो कुछ चीजें करनी है, उसके लिए टेक्नोलॉजी का निर्माण करना, उनके लिए सब बैक सपोर्ट करना, इन सभी चीजों का काम WMO करता है।
और उन्होंने अभी दुनिया के सामने एक रिपोर्ट रखी, और वो रिपोर्ट ये है कि आज तक हमारे इतिहास में सबसे गर्म साल अगर कोई रहा तो वो 2024 था। यानी पिछला साल आज तक के हमारे इतिहास में सबसे गर्म साल रहा है। और इतना ही नहीं है, हमारे पिछले सालों में पिछला जो दशक रहा 2015 से लेकर 2024 तक, ये दशक अब तक का हमारे इतिहास में सबसे गर्म ऐसा दशक था। और दोस्तों हमेशा, यानी पिछले साल अगर आपको याद होगा तो 2024 में हमेशा हमने इसके बारे में हमारे वेबिनार में डिस्कशन किया है। हमने ये डिस्कशन किया है कि किस तरह से जनवरी 2024 अब तक का सबसे गर्म जनवरी है। हमने ये डिस्कशन किया कि किस तरह से फरवरी 2024 अब तक का सबसे गर्म 2024 फरवरी है। और हमने ये भी डिस्कशन किया कि उसके पहले सबसे गर्म क्या था, तो जनवरी 2023 था। सबसे गर्म था फरवरी 2023। और किस तरह से ये चीजें बढ़ रही है। दोस्तों 2024 ये दुनिया का अब तक का सबसे गर्म साल रहा सभी महीने, यानी इंडिविजुअल अगर आप महीने भी देखेंगे तो भी वो इंडिविजुअल महीने अपने अपने लेवल पे दुनिया के सबसे गर्म ऐसे महीने थे। लेकिन अभी हद तो ये हो गई कि हमने इन जो सीमा, यानी इस गर्मी की भी सीमा को पार किया है, और वो बहुत चिंताजनक है। वो ये है कि प्री इंडस्ट्रियल एरिया में, यानी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई उसके पहले जो तापमान था, उसके बाद उसको लेकर अगर उसको बेस तापमान पकड़े तो उससे ज्यादा हमने 1.55 डिग्री सेल्सियस इतनी वृद्धि की है, जो बहुत चिंताजनक है। इसका कारण है कि जब से ये ग्लोबल वार्मिंग का डिस्कशन की शुरुआत हुई है, ये कंसेप्ट की शुरुआत हुई है, हमेशा इस डिस्कशन में एक बात रही कि ग्लोबल वार्मिंग जब भी होगी या हो रही है, हमें एक ख्याल रखना होगा, हमें हमेशा ऐसा काम करना होगा कि ये अपनी मर्यादा के ऊपर ना जाए। और मर्यादा थी 1.50 डिग्री सेल्सियस। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में ये ग्लोबल वार्मिंग का जो टेम्परेचर है वे 1.50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और दोस्तों 2024 एक ऐसा साल है कि जिस साल में ये मर्यादा 1.50 से निकल के 1.55 तक निकल गए। दोस्तों ये बहुत ही चिंताजनक है। और ये जो कुछ हुआ है, लोग कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई उसके पहले जो तापमान था, लेकिन मैं समझता हूं, लोग कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई जेम्स वैट इस शास्त्रज्ञ या साइंटिस्ट ने जब बाफ के इंजन की खोज की, उसके बाद औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। लेकिन ये गलत है, मैं समझता हूं। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या ये जो कुछ प्रॉब्लम जो शुरुआत हुई तब से, जब से हमने इस फॉसिल फ्यूल को छुआ है। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी, वो जो उन्होंने संशोधन किया वो ठीक है, लेकिन उसके बाद जिस ईंधन का हमने उपयोग किया वो गलत था। और उस ईंधन के पहले जो तापमान था और इस फॉसिल फ्यूल की शुरुआत करने के बाद अभी जो तापमान है, 200 साल भी नहीं हुए, हमने पूरी दुनिया को बिगाड़ के रखा है। अभी पिछले 10-15 सालों से कुछ लोग, कुछ कंपनियां, कुछ देश ऐसा कह रहे कि जो है मर्यादा होनी चाहिए वो 1.5 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 1.50, तो ये 2 डिग्री सेल्सियस है। तो कुछ लोग वो पर्पसली ये 2 डिग्री सेल्सियस की जो मर्यादा है उन्होंने ऊपर करके रखा है। लेकिन दोस्तों ये गलत है। 2 डिग्री सेल्सियस की कभी भी मर्यादा नहीं थी, हमेशा मर्यादा ये 1.50 डिग्री सेल्सियस की ही थी। और अभी उसको हमने उल्लंघन किया है, उसको भी पार किया है। इसके वजह से ये सब चीजें आज हमारे आंखों के सामने हो रही है। और दोस्तों इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई सारी चीजें, कई सारे परिणाम हमारे पूरी दुनिया के ऊपर हो रहे हैं। उसमें एक बहुत ही गंभीर परिणाम है कि हमारे समुद्र पे जो इसका परिणाम हो रहा है। दोस्तों समुद्र और ये सागर, ये हमारे इस दुनिया को बचाने के लिए ऐसे समझे कि कवच है। ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज बचाने के लिए हमारे शील्ड है, ये कवच है। इसका कारण यह है कि प्रकृति ने हर रचना किसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए की है। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में 70% पानी। वैसे ही अगर दुनिया के ऊपर अगर हम देखें, पृथ्वी के ऊपर अगर हम देखें तो 71% सरफेस के ऊपर पानी है, और सिर्फ 29% जो सरफेस है उसके ऊपर जमीन है। और वो भी इस तरीके से उन्होंने किया है कि ये जो जमीन है, जमीन का जो एवरेज ऑन एन एलिवेशन है वो सिर्फ 840 मीटर है। 840 मीटर यानी 1000 मीटर का मतलब है 1 किलोमीटर, तो 840 मीटर है। लेकिन वही अगर ऑन एन एवरेज
समुद्र की गहराई की बात करें तो वो 3,800 मीटर यानी ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर इतनी है। इसके पीछे कारण है कि जो ऑक्सीजन हमें लगता है 50% ऑक्सीजन ये पानी, ये समुद्र ये तैयार करता है जो हमें मिलता है। दोस्तों ये कहते हैं ना कि जल ही जीवन है, ये एक्चुअली है। ये जल की वजह से ही जीवन है। आज सूर्यमाला में जितने भी ग्रह है, पृथ्वी एकमेव ऐसा ग्रह है कि जिसके ऊपर पानी है और जिसकी वजह से ये दुनिया है। बाकी दूसरे किसी भी ग्रह पे नहीं। और दोस्तों यही यही इसी समुद्र को हमने बहुत बुरी तरह से भी बिगाड़ा है, इसको खतरे में डाला है। ये समुद्र वो चीज है कि जो हमारे लिए, हमारी दुनिया को बचाने के लिए, ये ग्लोबल वार्मिंग से जो भी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जो भी गर्मी तैयार होती है, 90% गर्मी आज ये समुद्र सोख रहा है। तो सोचिए अगर ये समुद्र नहीं होते तो हमारी परिस्थिति क्या होती। सिर्फ 10% जो उष्णता है, 10% गर्मी है, उसकी वजह से ये हमारा हाल है। तो सोचिए समुद्र अगर नहीं होते तो क्या होता। लेकिन हमने अपनी पूरी हदें पार करके इस तरह से अब ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं कि इसका परिणाम हमारे इस कवच पे हो रहा है, हमारे समुद्र पे हो रहा है। सबसे पहले तो वो समुद्र का जो स्तर है, पानी का स्तर, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यानी जो उसका बढ़ने का जो औसत थी, जो एवरेज था, उससे डबल से भी ज्यादा अभी पिछले सिर्फ 30 सालों में बढ़ रहा है। और ये चिंता का विषय है, क्योंकि दुनिया में जितनी भी आबादी है, 40% आबादी ये समुद्र के किनारे रहती है। समुद्र के किनारे 100 किलोमीटर के दायरे में रहती है। और उस 40 में से भी 15% आबादी तो सिर्फ समुद्र के किनारे 10 किलोमीटर के दायरे में रहती है। और ये सब इतने तेजी से जब समुद्र अगर बढ़ेगा तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इन लोगों के ऊपर होगा। लेकिन उससे भी सबसे ज्यादा चिंताजनक कोई विषय है जो अभी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही गंभीर विषय बन चुका है, वो है ओशन हीट। यानी समुद्र को इस तरह से गर्म कर रहे हैं हम। सोचिए वो समुद्र कि जो ऑलरेडी हमारे लिए 90% ऊर्जा, 90% उष्णता, 90% गर्मी को सोख रहा है, उसको इतना गर्म कर रहे हैं हम कि उसकी वजह से बहुत डिफिकल्ट ऐसी सिचुएशन में पूरी दुनिया है, और वो है ओशन हीट। दोस्तों हम यानी मनुष्य पूरी दुनिया में जितनी इलेक्ट्रिसिटी तैयार करते हैं, जितनी बिजली तैयार करते हैं ना, उससे कई गुना बिजली, या अगर बिजली के कंपैरिजन में हम देखें, या उससे कई गुना एनर्जी, उष्णता ये समुद्र सोखता है, बहुत ज्यादा। और आप कहेंगे कि ऐसे कैसे कि ज्यादा ऊर्जा या उष्णता कहाँ से तैयार होती है। हम फॉसिल फ्यूल जो तैयार करते हैं, जो जिसका उपयोग करते हैं, उससे जो गर्मी हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ कई सारी ऐसी चीजें उसमें से महत्वपूर्ण है कचरे को जलाया जाता है बहुत सारी जगह पे। दोस्तों इंसिनरेशन, सो कॉल्ड जो डेवलप्ड कंट्रीज है या बाकी के बहुत सारी जगह पे भी इंसिनरेशन होता है। सर इंसिनरेशन का मतलब है बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे उस इनऑर्गेनिक कचरे को जलाना। आपने कभी देखा है प्लास्टिक को जलते हुए? आपने कभी देखा है रबड़ को जलते हुए? कितनी ज्यादा हीट वो तैयार करता है, उसको डायरेक्टली वो जलाया जाता है। कितनी ज्यादा हीट हम तैयार करते हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह से हम माइनिंग करते हैं, माइनिंग तो सबसे बड़ा कारण बन चुका है इस हीट का। हम समुद्र में जमीन के ऊपर माइनिंग करते हैं, इस कोयले के लिए, नेचुरल गैस के लिए, तेल के लिए, हर चीज के लिए करते हो, जो इतनी खतरनाक होती है, इतनी ज्यादा उष्णता का ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और उसी के साथ साथ जिस तरह गलत तरीके से एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस जो चल रही है, गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। एक तो स्टडी ये कहता है कि जितनी बिजली हम तैयार करते हैं उससे 140 गुना, देखो 140 गुना, अभी ये एक दावा है, 140 गुना इतनी उष्णता, इतनी ऊर्जा समुद्र आज सोख रहा है। और इतना ज्यादा हमने इसको बिगाड़ के रखा कि इसका परिणाम अभी हमारे पूरे पर्यावरण के इकोसिस्टम पे हो रहा है। इसका सबसे ज्यादा परिणाम अगर डायरेक्टली किसके ऊपर हो रहा है तो वो है समुद्र के अंदर जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर। एक तो समुद्र का हम तो देख रहे हैं कि जमीन के जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे आज समुद्र का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और उस समुद्र में जो 71% जगह पे है, जहां उसकी गहराई ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर है। तो दोस्तों सोचिए कि आप उसमें कितने जीव रहते होंगे। साइंटिस्ट लोगों का ये कहना है कि हमें, अब मनुष्य ने जितने भी अभी तक काम किए हैं, जितने भी खोज किए हैं, हमने जितने भी स्पीसीज
या प्राणी वनस्पति, इनके जो अलग अलग वैरायटी जो हमने ढूंढ के निकाले हैं वो 20% भी नहीं है। साइंटिस्ट लोग ये कहते हैं कि 80% जीवों के बारे में तो हमें पता ही नहीं है। और ये जो 80% है, इसमें से मैक्सिमम जो है जीव जिनके बारे में मनुष्य को पता नहीं, ये सब समुद्र में रहते हैं। और आज इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ओशन हीट की वजह से, ये सभी जो समुद्र में रहने वाले जो जीव है वो सभी आज खतरे में है। 2 साल पहले एक रिपोर्ट आया था कि हर दिन 140 से 150 जीव हमेशा के लिए लुप्त हो रहे हैं। यानी ऐसे जीव जिनको करोड़ों सालों से प्रकृति ने संभाला, प्रकृति ने जिसका ख्याल रखा, वो आज सिर्फ इस पिछले 200 सालों में, जब से फॉसिल फ्यूल से शुरुआत की है, जब से ग्लोबल वार्मिंग की शुरुआत की, उसकी वजह से हमने हर दिन इतने सारे लुप्त हो रहे हमेशा के लिए, वो कभी लौटेंगे नहीं। लेकिन मैं तो समझता हूँ ये आंकड़ा शायद गलत हो सकता है, इससे कहीं ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है जीव कौन से। हमें कई सारे जीव के बारे में पता नहीं, और ऐसे जीव आज पानी में दोस्तों। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कोरल ब्लीचिंग। क्यों जीव जा रहा है दोस्तों? कोरल एक समुद्र में रहने वाला एक एनिमल, जो एनिमल्स होते हैं वो एक स्केलेटन, एक ढांचा बनाते हैं जिसको कोरल कहते हैं। समुद्र में सिर्फ 0.1% सरफेस पे ये रहता है, यानी 1% भी नहीं, उससे भी कम, यानी 0.1% पे कोरल रहते हैं। लेकिन वो इस तरह से ढांचा बनाते हैं कि उस ढांचे में शैवाल या अलगे सहजीवन में रहते हैं। और ये जो अलगे होते हैं, ये जो शैवाल होते हैं, ये 25% जो जीव है जो आज समुद्र में रहते हैं उनका खाना होता है। 25% जीव आज इस अलगे के ऊपर या इस कोरल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और इस गर्मी की वजह से, ओशन हीट की वजह से जो स्ट्रेस तैयार हो रहा है, ये अलगे वो ढांचा, वो कोरल छोड़ के निकल जा रहा है। और खूबसूरत जो कोरल्स है वो कहीं ना कहीं निकल के वो वाइट ऐसे दिख रहे हैं, जिन्हें कोरल ब्लीचिंग ऐसा कहते हैं। और दोस्तों इसके वजह से आज इस कोरल के ऊपर रहने वाले जो 25% आबादी या जीव है समुद्र में रहते हैं, वो आज खतरे में है। कोरल इतना इंपॉर्टेंट विषय है कि दुनिया में कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सिर्फ इस कोरल के ऊपर काम करते हैं। कोरल इतने खूबसूरत होते हैं कि कई सारे जगह पे तो कोरल देखने के लिए टूरिज्म डेवलप हुआ है, और वो कोरल को बुरी तरह से हमने खतरे में डाला है। जब उसमें अलगे रहते हैं अलग अलग कलर के, तो वो बहुत हल्का, सुंदर, हेल्दी दिखते हैं। जब वो स्ट्रेस होते हैं तो धीरे धीरे वो कम होते हैं, और बाद में निकल जाने के बाद वो पूरी तरह से ब्लीच यानी व्हाइट दिखते हैं। और ये जो फिगर, ये जो चित्र मैंने आपके सामने रखा है, ये यूनाइटेड नेशन के आईपीसीसी की रिपोर्ट में की ये पिक्चर है। और उन्होंने, आईपीसीसी ने रिपोर्ट में साफ साफ रखा है, आप देख सकते हैं कि कोरल रीफ कितना खूबसूरत, और ये एक्चुअल पिक है। इतनी खूबसूरत होते हैं कोरल पिक्स, और जिसके ऊपर 25% आज जीव डिपेंडेंट है। लेकिन 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो मर्यादा है, अगर वहां अगर उसका आपने उल्लंघन किया तो 70 से 90% इतने कोरल अभी खतरे में आएंगे, शायद वो हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगे या मिट जाएंगे। और दोस्तों इसकी मर्यादा हमने पार की है ना, 1.55 डिग्री सेल्सियस। यानी सोचिए कि आज के तारीख में 70 से 90% जो कोरल्स है वो आज खतरे में है, और उसके वजह से 70 से 90% जो वनस्पति या प्राणी या जीव उनके ऊपर डिपेंडेंट है वो आज खतरे में। और ये रिपोर्ट, ये भी पिक्चर आईपीसीसी की है। उन्होंने कहा है कि 2 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम चले जाए तो सिर्फ 1%, यानी 1% से भी कम ऐसे कोरल रीफ रह सकते हैं। और ये ऐसा पॉइंट होगा, ये ऐसा जगह होगी कि वहां से फिर हम लोग फिर से इसको रीजनरेट नहीं कर सकते। जो लोग ऐसा कहते हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस मर्यादा होनी चाहिए, वो समझ ले, देख ले कि क्या चल रहा है। तो दोस्तों 2 डिग्री नहीं, 1.5 डिग्री ही मर्यादा है जो हमने जिसका ऑलरेडी उल्लंघन किया है। लेकिन छोड़िए इस बात को कि कोरल रीफ शायद आपने पहली बार सुना होगा या कभी सुना नहीं होगा, या शायद आपके सामने नहीं है, आपको शायद पता नहीं कि कोरल रीफ का क्या हो रहा है और कैसे वो जीव खतरे में आ रहे हैं। जो कुछ है, जो कुछ आपके सामने हो रहा है, आपके आंखों के सामने, और ये सब है आपके आंखों के सामने, ये सब हो रहा है आपके आंखों के सामने। और ये इसलिए हो रहा है कि 1.5 डिग्री का जो मर्यादा है उसका हमने उल्लंघन किया, और ये सब चीजें हमारे आंखों के सामने हो रही है। तो ये जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन ही बनता नहीं। 1.5 डिग्री है क्या, 2 डिग्री की डिस्कशन ही बनता नहीं। ऐसी गंभीर परिस्थिति आज हमारे सामने, कोई बच्चा भी हमें बता देगा कि आज कितनी गंभीर परिस्थिति आज पर्यावरण की है।
और यानी हर लेवल पे इस साल 2025 में हमने जो हीट वेव्स देखे गर्मी में, दोस्तों ये हीट वेव्स पूरी दुनिया में थे। हमारे देश में अगर आप देखोगे तो कई सारे अखबारों में आपने देखा होगा कि गर्मी की वजह से, गर्मी की लहरों की वजह से इतनी सारी मौतें हो गई। लेकिन वो सिर्फ एक एस्पेक्ट है। इस गर्मी की वजह से जो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ चुका है, उसकी कितनी सारी मोर्टेलिटी हुई, कितने सारे अलग अलग बीमारियों की शुरुआत हुई। कोई भी डॉक्टर का संगठन आपको बता देगा कि एक्चुअली आंकड़े क्या है, नंबर्स क्या है और उसका कारण क्या है। और बात सिर्फ भारत की नहीं है, यूरोप जो कम टेम्परेचर के लिए या ठंडा ऐसा प्रदेश हम समझते हैं, वहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक था इस 2025 में। तो सोचिए दोस्तों कितनी हद तक ये जा रहा है। मानसून बारिश, ये बारिश का एक पैटर्न होता था जिसकी वजह से हमारी खेती बाड़ी, हमारा सब कुछ चलता था। आज उस बारिश की वजह से हमारी खेती बाड़ी उद्ध्वस्त हो रही है ना। ऐसी परिस्थिति में ये पूरी चीज बिगड़ चुकी है। और इसी गर्मी की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे बर्फ वो भी पिघल रहे हैं, हमारे ग्लेशियर वो पिघल रहे हैं। दोस्तों जिसे तीसरा पोल कहते हैं, हमारा हिमालय, वो पिघल रहा है। और उसका बहुत भयंकर परिणाम हम हर साल उत्तराखंड में देखते हैं। लेकिन 2025 तो एक ऐसा साल था कि जिस साल में इस हिमालय को लग के जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में दुर्घटना, हर राज्य में बड़े बड़े आपदा हुई। तो जम्मू कश्मीर में हुई, उत्तराखंड में तो होती है, और भी नॉर्थ ईस्ट में भी। और इस सबके ये इसका कारण एक ही है कि हमने टेम्परेचर को उस डिग्री से या उस मर्यादा से बाहर निकाला। और फ्लडिंग, अभी अर्बन फ्लडिंग करके एक कंसेप्ट आई है। ऑलमोस्ट हर सिटी इस साल पानी की वजह से आज फ्लड हुई। भले ही आपने कितनी अच्छी नियोजन किया होगा, लेकिन वो हम कुछ कर नहीं पाए। जैसे दुबई में हो, वैसे इस साल ऑलमोस्ट हर एक शहर में, बड़ा छोटा, वहां फ्लडिंग हुई। कई सारे साइक्लोन, कई सारे तूफानों का निर्माण हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी जो तीव्रता वो भी बढ़ी। इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर किस पे हो रहा है तो वो हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर हो रहा है। दोस्तों अभी पिछले ही महीने महाराष्ट्र में एक जगह पे इतनी बाढ़ आई, जहां नॉर्मल अच्छी बारिश भी नहीं होती, तो वहां इतनी बाढ़ हुई कि 60 लाख हेक्टर इतनी जमीन कम से कम उसकी वजह से अफेक्ट हो गई, फसल चली गई। 60 लाख हेक्टर इतना बड़ा नंबर है कि कई सारे देशों में तो 60 लाख हेक्टर इतनी खेती भी नहीं है। और इतनी बड़ी मात्रा में इस एग्रीकल्चर के ऊपर, खेती के ऊपर इसका परिणाम हो, तो सोचिए आने वाले दिनों में फूड सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट बनेगी। तो दोस्तों ये सब चीजें देखो, आज जो भी परिस्थिति हमारी चल रही है, हम फंडिंग आ जाएगी, सब प्रोजेक्ट लगे, सब बिजनेस लगे, सब होगा, लेकिन हमारे लिए तो बिजनेस से बहुत आगे। हमें ये सब ऐसी परिस्थिति जब हमारे आंखों के सामने है, तो हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमें इस बिजनेस के माध्यम से इस चीजों को रोकना है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य कि हमें अभी इस बिजनेस को इस तरीके से करना है कि एक आंदोलन का निर्माण हमें करना है, और इस आंदोलन के माध्यम से हमें अपनी धरती माँ को, इस पर्यावरण को, इस खतरे से रोकना है। और इस आंदोलन की शुरुआत इस साल हम करेंगे। जो हमारा नया पर्व है, इस नए पर्व में हम इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और वो आंदोलन होगा इस दुनिया को बचाने के लिए, वो आंदोलन होगा इस तेल आधारित अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से मिटाने के लिए और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था शुरू करने के लिए। और इस साल हम दिखा देंगे किस तरीके से हर कोई चीज जो तेल से बनती है उसको 100% रिप्लेस कर सकते हैं ऐसी चीजों के साथ जो हमारी कृषि से बनेगी, जो हमारे खेतों से बनेगी, जिसके लिए रॉ मटेरियल हमारा किसान तैयार करेगा और जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारी महिलाएं, हमारे लोग तैयार करेंगे। हमारे लिए हमारे पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी कि किस तरह से इस आपदा को, इस संकट को हमें रोकना है, किस तरह से इस पर्यावरण को, दुनिया को बचाना है, और उस स्ट्रैटेजी के ऊपर हम काम करें। और वो है 5E मिशन। दोस्तों इस 5E मिशन के सेंटर्स हम पूरे देश में शुरू करेंगे। जरूरत है इसके, बहुत ज्यादा जरूरत है। और दोस्तों ये 5E मिशन, यानी अगर हमें दुनिया को, पर्यावरण को, धरती माँ को इस संकट से रोकना है ना, तो एक काम कौन करेगा? तो एक काम करेगा सिर्फ लोग। और लोग तभी काम करेंगे जब उनका पेट भरा होगा। लोग तभी काम करेंगे जब उनका घर, उनकी फैमिली वो सेफ होगी, महफूज होगी। लोग तभी काम करेंगे जब उनके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित होगा। तो पहले हमें लोगों का ख्याल रखना होगा, हमें लोगों का ख्याल रखना होगा, तब जाके सभी लोग मिलके, हम सब लोग मिलके इस पर्यावरण के लिए, इस प्रकृति के लिए काम कर पाएंगे। और इसीलिए है ये 5E मिशन।
दोस्तों, गरीब से गरीब गांव में अगर हम रहते हैं, गरीब से गरीब शहर में अगर हम रहते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ तो आदमी खरीदता है। दूध लगता है हर दिन, थोड़े बिस्किट का पैकेट कुछ लगता है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि वो दूध जो हमारे लोग खरीदते हैं ना, वो हमारे वहां के ही लोग तैयार करें, जो 100% ऑर्गेनिक। अगर आप बिस्किट भी दे रहे हैं, तो बिस्किट भी हमारे वहां के लोग ऑर्गेनिक गेहूं से बिस्किट बनाए। ये दूध हुआ, ये गेहूं, ये बिस्किट हो गए, कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी, कोई भी हो, विदेश की हो, अपने देश की हो, वो आके यहाँ बेचने की जरूरत नहीं। हमारे लोग उसको तैयार करें। सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीजें, जो कपड़े लगते हैं, जो चप्पल लगती है, जो छोटा मोटा फर्नीचर लगता है, वो बस हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वो हमारे लोग तैयार करें। हम सुनिश्चित करेंगे 100% एम्प्लॉयमेंट हमारे गांव में तैयार। किसी को अपने गांव छोड़ने के जाने की कोई जरूरत ना हो। वो कोई भी पार्ट टाइम, फुल टाइम, रिटायर्ड, हर जिसको भी आज काम की जरूरत है उसको काम मिले। दूसरा, किसान जो भी आज तैयार कर रहा है उसको अच्छे दाम मिले, ताकि उसका सक्षमीकरण हो। और उस रॉ मटेरियल के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग का काम करके हमारी महिलाओं का भी सक्षमीकरण। और फिर जब धीरे धीरे करके हमें ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था, कृषि आधारित व्यवस्था पे लेके जानी, और उसकी शुरुआत हम इस तरीके से करेंगे, 5V मिशन के साथ करेंगे। और दोस्तों, ये जो काम करना है ना, ये प्रॉपर एक आंदोलन जैसे करना है। देखो, आंदोलन की जो व्याख्या हमारे लिए है, हमारे परिवार के लिए, वो एक ही है। आंदोलन का मतलब है कम समय में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करना, और ये एक ही तरीका है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा इस तेल आधारित चीजों को रोकना, ये प्लास्टिक हो, रबर, हर चीज को रोकना, उसको रिप्लेस करना ऐसी चीजों के साथ जो इस प्रकृति का ख्याल रखे। और ज्यादा से ज्यादा करना ही, कम समय में ज्यादा से ज्यादा करना, यही तरीका है इस दुनिया को बचाने का, इस पर्यावरण को बचाने का। और इसीलिए हमने प्रॉपर एक बिजनेस टारगेट रखा है। हर जो सेंटर होगा वो 5,000 फैमिली के लिए होगा, परिवार के लिए होगा। आज उस परिवार के ऊपर 500 करोड़ की आज इकोनॉमी, जीडीपी तैयार हो रही है। तो अगले 3 साल में कम से कम 20% जीडीपी हमारे लोग, वहां के लोग तैयार करें, जो 100% कृषि आधारित होगा। और ये होगा फिर आगे 3 साल में, ये मतलब 100 करोड़ का टर्नओवर, और ये हमें करना है। और इस प्रॉपर लक्ष्य के साथ हम शुरुआत करेंगे। और जब 3 साल में ये काम करना है ना, तो बहुत महत्वपूर्ण होगा पहले 30 दिन, जिसके ऊपर हम फोकस करें, काम करें। और आने वाले दिनों में ये सभी चीज ट्रैक में आने के बाद मैं बहुत इसका ख्याल रखूंगा कि हर सेंटर पे ये काम अच्छी तरीके से हो। और ये सभी जो आज हमारे उद्योजक है, सिर्फ उद्योजक नहीं कहलाए, क्रांतिकारी कहलाए। क्रांतिकारी की जो इस दुनिया को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोग कहलाए। इस तरीके से हम बिजनेस करेंगे। और आने वाले दिनों में हम ये इसके ऊपर फोकस भी करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि हर सेंटर पे ऐसा काम, पहले 30 दिन, 3 महीने, और बाद में 3 साल। और दोस्तों, एक बार ये अचीव कर लिया तो आगे के 8 से 10 साल में हमें यही 100 करोड़ का टर्नओवर 600 करोड़, यानी 6 गुना लेके जाना है, जो वर्ल्ड एवरेज। तो उसके बाद फिर हम जैसे जैसे ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के ऊपर जाएंगे, और पूरी दुनिया को जाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, सोल्यूशन ही नहीं दुनिया को बचाने का। और जिस तरह धीरे 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 जैसे ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पे जाएगी, तो दोस्तों हमारा जो पोटेंशियल है देश का, वो बहुत ज्यादा है। यानी हर सेंटर का फिर वो जो टर्नओवर होगा वो बहुत ज्यादा होगा, और वो हमारा जो पोटेंशियल उस पे लेके जाएगा। और हमारा पोटेंशियल ये है कि जब ये दुनिया कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पे चलेगी, तो हमारा देश फिर से दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगा। और हमें वो करना है। हमें हमारे देश को दुनिया का नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाना है, और फिर से हमारे देश को उस स्थान पे लेके जाना है कि जहां हमारा देश इस दुनिया का नेतृत्व करेगा। जय हिंद, जय हिंद। Thank you so much, Sham sir. Thank you so much, Rajesh sir. And thank you so much to all consultants, senior consultant, MSS, MVP, channel partners, farmers. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज के इस वेबिनार में अपना कीमती समय दिए, और मैं ये घोषणा करना चाहता हूं कि आज का वेबिनार हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय MCL।